हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से एक साइंटिस्ट ने एचआईवी का सोल्यूशन निकाल डाला है। जी हाँ, उन्होंने ऐसे जीन्स बनाए हैं जिसे कुछ टेस्ट किड्स में इंजेक्ट करने से उनमें से 84% टेस्ट किड्स एचआईवी से इम्यून हो गए। पर 84% सक्सेस का मतलब ये भी तो होता है ना कि 16% फेलियर। तो इन 16% बच्चों के साथ क्या हुआ? क्या वो बच पाए? ऊपर से फ्रेंच साइंटिस्ट ल्यूक एंटोइन मोंटैग्नियर का तो ये भी मानना है कि आज जो कोरोना वायरस दुनिया में फैला हुआ है ना, वो चाइना ने लेस जानलेवा सार्स वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया है। तो क्या इससे ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि जेनेटिक इंजीनियर का मिसयूज भी हो सकता है? क्योंकि देखो, हिरोशिमा और नागासाकी के 1945 के न्यूक्लियर अटैक्स के बाद उन रेडिएशन से इतने जेनेटिक म्यूटेशंस हुए थे कि वहां के जानवरों के एक्स्ट्रा पुर्जे निकल आए थे। सो क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग सच्ची में एक वरदान है या फिर एक श्राप? वेल, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है जेनेटिक इंजीनियरिंग विल चेंज एवरीथिंग फॉरएवर। सो बिना किसी देरी के चलिए सीधा बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की ओर, जो है एक्सपीरियंस एंड बायोडेटा ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो यार, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? वेल, अगर आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो इसको आप फोटो एडिटिंग की तरह देख सकते हो, क्योंकि जैसे किसी सोशल मीडिया की फोटो डालने से पहले आप उसमें से जो चीज चाहिए होती है वो ही रखते हो और बाकी चीजें हटा देते हो, उसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी आप एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए, जिसमें उस ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसके नापसंद यूनिट को हटा के उसकी जगह किसी मनचाहे यूनिट को डाल सकते हो। है ना एकदम सिंपल? वेल, एक्चुअली मैं नहीं, बिकॉज 1973 में जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई थी बाय टू अमेरिकन साइंटिस्ट स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर, तब उन्होंने एक फ्रॉग के जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया के जीन्स के साथ कंबाइन किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तो कुछ खास नहीं था, पर इसकी वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी एक कंप्लीटली नए फील्ड का दरवाजा बाकी के साइंटिस्ट के लिए जरूर खुल गया था। इसके बाद कई साइंटिस्टों ने मेडिसिन और एग्रीकल्चर को और ज्यादा डेवलप करने के लिए बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स पर ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इससे आखिरकार 1974 में रूडोल्फ जेनिश ने दुनिया का सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, एक माउस बनाया, जिसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई ऐसे जानवरों की। मिसाल के तौर पर आज हमारे पास सुपर मसल्ड पिग्स, फेदरलेस चिकन्स और अंधेरे में चमकने वाले फ्लोरोसेंट ज़ेब्रा फिश जैसे कई जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हैं। लेकिन ऐसे मॉडिफिकेशंस का दुनिया को क्या फायदा है? I mean, आज जैसे बाकी इंजीनियरिंग फील्ड्स हमें मदद कर रही है मार्स को कोलोनाइज करने में, क्या वैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग भी दुनिया को बदलने में हमारी मदद कर सकता है? पर जेनेटिक्स के फायदे नुकसान की गाड़ी को आगे बढ़ाने से पहले ये तो आप जानते हो कि हमें हमारे पेरेंट्स से सिर्फ अच्छे जीन्स ही नहीं मिलते, बल्कि उनके जीन्स में मौजूद प्रॉब्लम्स भी मिलते हैं। जैसे 2005 में जर्मनी की एक स्टडी में ये पाया गया था कि मर्दों में 40 साल के होने से पहले गंजे होने वाले जीन्स उन्हें उनकी माँ से मिलते हैं। पर रीसेंट स्टडीज में ये पता चला था कि जीन्स में बॉल्डिंग की ये समस्या दोनों पेरेंट्स से आती है, जिससे बचने के लिए यूएस मेल्स 2011 में $1 बिलियन जितना खर्चा कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स में। तो क्या इससे बचने के लिए मर्दों के पास कोई इलाज नहीं है? वेल, बिल्कुल है, और इसके आपको $1 बिलियन देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉल्डिंग और हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम से आपको बचाने के लिए मैं लाया हूँ मैन मैटर्स हेयर गमीज, जो ऐसे विटामिन सप्लीमेंट्स है जिन्हें चबाकर खाने से आपके बालों को सिर्फ बायोटिन, जिंक ही नहीं बल्कि विटामिन ए, सी और ई जैसे मल्टीविटामिन्स भी मिलेंगे। और इन गमीज से सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ ही नहीं होगी, इससे आपके बालों में कोलेजन प्रोड्यूस होगा और आपके बालों का टूटना कम होगा और साथ ही उनकी एजिंग भी कम होगी, जिससे बालों की थिकनेस और स्ट्रेंथ नेचुरली बढ़ेगी। अब आपको बस अपने कीमती बालों के लिए बस इतना ही करना है, हर रोज एक गमी को खाना है और बस फिर 2 से 3 महीनों में ही इन गमीज का जादू आपके आंखों के सामने होगा। एंड आपके पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये गमीज पूरी तरह सेफ है, इनके 0 साइड इफेक्ट्स होते हैं, और सोने पे सुहागा तो ये है कि 100% वीगन होने के साथ साथ शुगर फ्री और जेलेटिन फ्री भी है, यानी हर कोई इन्हें खा सकता है और अपने घने लंबे बालों के बरसों पुराने सपने को सच बना सकता है। और मैंने पर्सनली भी ये प्रोडक्ट खाना शुरू किया है और मुझे अपने बालों में फर्क अभी से ही दिखने लगा है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे देता हूँ, अगर आप अपनी बालों की केयर करते हो तो इस प्रोडक्ट को बिल्कुल ट्राई करना। और अब लौटते हैं हमारे वीडियो पर और देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के आगे का सफर। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग।
साल 2018 में चाइनीज बायोफिजिस्ट हे जियांगकुई ने यह दावा किया कि उन्होंने दुनिया के सबसे पहले मॉडिफाइड बेबीज बना दिए। उन्होंने इन बच्चों के एम्ब्रियो में जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करके उनके डीएनए को ऐसे एडिट किया था कि इन बच्चों को एचआईवी वायरस से कभी इन्फेक्शन नहीं होगा। पर इतना बड़ा मॉडिफिकेशन आखिर उन्होंने किया कैसे? वेल, कामिल खलीली जो टेम्पल यूनिवर्सिटी में कंप्रेसिव न्यूरो एड्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने 2015 में पहले ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक रैट पे। उन्होंने 90% इन्फेक्टेड एचआईवी रैट्स के टेल में क्रिस्पर को इंजेक्ट किया था, जिससे ये रैट्स 50% तक एचआईवी से रिकवर हो गए। आई नो, अब आप पूछोगे ये क्रिस्पर आखिर क्या है? तो यार देखो, क्रिस्पर का मतलब होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, जिसे अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे फोटो खिंचाने के लिए कई डिवाइसेस होते हैं ना, वैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी मनचाहे जीन को ऑर्गेनिज्म के डीएनए में इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले डिवाइस को क्रिस्पर कहा जाता है। क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो या फिर एक ह्यूमन, उसके डीएनए सीक्वेंस में चेंज करके दे सकती है, जिससे हम नए नए जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स बना सकते हैं। लेकिन क्या ये पहले से ही इतना इजी रहा है? वेल, आई वुड से नो। आज से 2 दशक पहले तक जेनेटिक इंजीनियरिंग एक एक्सपेंसिव, कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ करती थी। आई मीन, इस प्रोसेस को तकरीबन 1 साल तक भी लग जाता था। तो फिर आज ये प्रोसेस कहां पर लाए करता है? क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि आप कहां खड़े हो, आप ये कैसे बता पाओगे कि कहां जाना है, राइट? सो अगर हम आज की बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग में आने वाले दिक्कतों का हल ढूंढने के लिए 2010 में अमेरिकन बायोकेमिस्ट इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डोडना, इन्होंने क्रिस्पर को बनाया था। और यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ऑर्गेनाइजेशन ने तो 2016 में ही ह्यूमंस में भी क्रिस्पर मेथड से एचआईवी क्योर करने के लिए मंजूरी दे दी थी। इसकी मदद से बायोफिजिसिस्ट हे जियांगकुई ने एचआईवी से इम्यून बच्चे बनाए भी। एंड नॉट जस्ट एचआईवी, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम डायरेक्टर जेरी ली का कहना है कि क्रिस्पर से हम सिर्फ एचआईवी ही नहीं बल्कि ह्यूमन काइंड के सबसे बड़े डिजीज को भी मात दे सकते हैं, जो है कैंसर। कैंसर वो डिजीज है जिसमें हमारे सेल्स डीएनए में गड़बड़ के कारण इम्यून सिस्टम को चकमा देके मैच्योर हुए बिना ही कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई करने लगते हैं। यानी प्यूबर्टी आई नहीं कि बच्चा पैदा करना शुरू। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ऐसे में सबसे बेस्ट उपाय क्या है? जी हाँ, आपने सही सोचा, क्रिस्पर की मदद से इन कैंसर सेल्स के डीएनए को रिपेयर करो और उसकी अकल ठिकाने पर लगाओ। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जानलेवा डिजीजेस को ही क्योर करने तक ही सीमित है, या फिर हम इसे उससे भी और आगे ले जा सकते हैं, लाइक मे बी अटेनिंग इमॉर्टैलिटी और सो? वेल, अब तक तो हमारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन इतना एडवांस नहीं हुआ है, पर जैसे जैसे हमारी इस फील्ड में नॉलेज बढ़ती जाएगी, हम आज के जमाने के सबसे बड़े मॉर्टैलिटी फैक्टर यानी एजिंग को भी सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि एजिंग हमारे सेल्स में हुए डैमेज के एक्यूमुलेशन के कारण होती है, और सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही इस प्रोसेस को स्टॉप या स्लो किया जा सकता है, या इवन रिवर्स भी। और आज नेचर में ऐसे कई एनिमल्स हैं जो एजिंग से इम्यून है, जैसे कि इमॉर्टल जेलीफिश नेम्ड ट्यूरिटॉप्सिस, डॉनहाई या फिर हाइड्रा, या इवन इमॉर्टल लॉबस्टर्स। इन इमॉर्टल एनिमल्स के जीन्स को स्टडी करके शायद हम फ्यूचर में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से एंटी एजिंग सॉल्यूशंस बना पाए, जिससे हमारी एजिंग स्टॉप हो जाए और हम कई हजारों साल हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिता पाए। मोरोवर, सिर्फ मोर्टेलिटी नहीं बल्कि हम हमारे मन चाहे मॉडिफिकेशंस ह्यूमन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय ही कर सकेंगे, जिससे अगर किसी को आंखों का कलर चेंज करना हो, लंबी हाइट या फिर लंबे बाल चाहिए हो, तो ऐसे कई सिंपल मॉडिफिकेशंस किए जा सकेंगे। साथ ही अगर किसी को बैटमैन या हल्क की तरह सुपर हीरोज वाले मॉडिफिकेशंस चाहिए हो, तो वो भी किए जा सकेंगे। बट अगर सुपर ह्यूमन बनना है तो अपने डोले शोले भी वैसे बनाए रखने पड़ेंगे ना, और वो तो बिना खाने के होने से रहा। तो क्या एनिमल्स की तरह प्लांट्स में भी मॉडिफिकेशंस किया जा सकता है? तो यार, किया जा सकता है क्या? किया जा चुका है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि आज दुनिया में 90% कॉर्न, सोयाबीन्स और शुगर बीट्स जैसे कई क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुके हैं। क्या हुआ, नहीं पता था?
शौक लगा शौक लगा शौक लगा लगा। अभी और भी लगेगा क्योंकि 2017 में इटालियन रिसर्चर्स ने पब्लिश किए हुए स्टडीज के अनुसार 1996 से 2015 तक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ने ग्लोबल प्रोडक्शन में 357.7 मिलियन टन कॉर्न, 180 मिलियन टन सोयाबीन, 25.2 मिलियन टन कॉटन फाइबर और करीबन 10.6 मिलियन टन कैनोला इंक्रीज किया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मॉडिफाइड क्रॉप की वजह से काफी एग्रीकल्चरल लैंड का यूज कम हो गया है, जिससे वो जमीन बाकी कामों के लिए यूज की जा सकती है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल फूड और जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड में कितना फर्क होता है। तो देखो, इसको हम इस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के एग्जाम्पल से समझते हैं, जो था दी फ्लेवर सेवर टोमेटो। इस टोमेटो को 1994 में कैलजीन के रिसर्चर ने डेवलप किया था, जिसकी शेल्फ लाइफ, टेस्ट एंड साइज तीनों ही नॉर्मल टोमेटो से कहीं ज्यादा होती है। साथ ही इसके प्रोडक्शन में पेस्टिसाइड बहुत कम यूज करना पड़ता है, जिससे खाने वाले की सेहत अच्छी रहती है। इनफैक्ट आज के समय जेनेटिक मॉडिफिकेशन की मदद से हमने कई सारे ऐसे क्रॉप्स भी बनाए हैं जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों रेगुलर क्रॉप से बेटर दे सकती है। अब इतना सब ब्यूटीफुल देख के बहक न जाना। डोंट यू थिंक हर सिक्के के दो पहलू होते हैं? आई मीन जेनेटिक इंजीनियरिंग ने हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही नहीं दिए, उसके कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। आइए जानते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स इन आवर नेक्स्ट सेक्शन, जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का असली चेहरा। सबसे पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खामी तो ये है कि वो हर वक्त एक पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें डीएनए का एक यूनिट दूसरे डीएनए की यूनिट से कंबाइन करना होता है, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। पर अगर ये यूनिट डिजायर्ड डीएनए छोड़ के किसी और ही यूनिट से जाके कंबाइन हो गया तो उससे अलग म्यूटेशंस पैदा हो सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये मैं सिर्फ बातें नहीं बना रहा हूँ। चाइनीज बायोफिजिसिस्ट हे जियानक्वी, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया था, उन्होंने मॉडिफाई किए हुए HIV इम्यून बच्चे तो पैदा किए थे, लेकिन तकरीबन 16% बच्चों में इन HIV मॉडिफिकेशंस को छोड़ के अन्य एक्सीडेंटल म्यूटेशंस भी हुए थे। और ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे और भी कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें साइंटिस्ट करना कुछ और चाहते थे और वो कुछ और गया, जैसे कि द फेमस मस्कीटो वाला इंसिडेंट। साल 2010 में यूएसए फ्लोरिडा में मस्कीटोज ने मलेरिया और येलो फीवर जैसी कई बीमारियां फैलाई थी, और कई कोशिशों के बाद भी फ्लोरिडा की गवर्नमेंट इस परेशानी का हल नहीं निकाल पा रही थी। आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने यूके के ऑक्सीटेक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली, जो उस समय जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मस्कीटोज बना रहे थे, जिन्हें एडिस एजिप्टी कहा जाता है। इन मेल मस्कीटोज का बस एक काम था, डिजीज फैलाने वाले फीमेल मस्कीटोज के साथ संभोग करना। इससे होता यह है कि बच्चे पैदा करते समय उन फीमेल मस्कीटोज की मौत हो जाती है, और इसी बात का फायदा उठा के यूएस ने मॉडिफाइड मेल मस्कीटोज को फीमेल मस्कीटोज का खात्मा करने के लिए रिलीज भी कर दिया था, जिसमें उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में करीबन 750 मिलियन मॉडिफाइड मस्कीटोज को रिलीज कर दिया, जिसके बाद मानो इंसानों की जिंदगी में वहां बस मच्छर ही थे, क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज थे वो इंसेक्टिसाइड से इम्यून थे, तो उनके संभोग से होने वाले पॉपुलेशन पर भी इंसेक्टिसाइड्स का कोई असर नहीं, और फ्लोरिडा में मस्कीटोज की पॉपुलेशन कम होने के बजाय बढ़ गई। पर चलो, ये तो पुराना इंसिडेंट है। आज के चलने वाले सबसे बड़े सरदर्द की बात करते हैं, जो है कोरोना। फ्रेंच साइंटिस्ट लूक एंटोइन मोंटैग्नियर, जिन्होंने एड्स के वायरस को डिस्कवर किया था, उनका मानना है कि कोरोना वायरस नेचुरली इवॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस में HIV-1 रेट्रोवायरस के एलिमेंट्स देखे हैं। उनका मानना है कि कोविड-19 या SARS-CoV-2 टू बी प्रिसाइज, ये SARS वायरस का जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट है, तो चाइना ने लैब में बनाया एज अ बायो वेपन। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि ये मॉडिफिकेशंस सिर्फ ह्यूमन सर्वेलेंस के अंडर ही किया जा सकता है? जी नहीं, डीएनए के पैटर्न को चेंज करने का एक और मेथड भी होता है, फिजिकल म्यूटेशन, जो जाने अनजाने 1945 में यूएसए से हुआ था। यूएसए ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त के दिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे, जिसकी वजह से इन एरियाज में बहुत सारा न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया था। इन रेडिएशंस के कारण वहाँ के एनिमल्स में कई जेनेटिक म्यूटेशंस हुए, जिससे वहाँ के एनिमल्स में एक्स्ट्रा हाथ और पैर निकल आए,
और इतने सालों के बाद आज भी उन रेडिएशन की वजह से जापान के कई बच्चे तक डिफेक्टिव पैदा होते हैं। सो नाउ यू नो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कितना खतरनाक हो सकता है इफ मिसयूज्ड। अब अगर देखा जाए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के दोनों पहलू मैंने आपके सामने रख दिए। इसे पॉजिटिवली भी यूज किया जा सकता है और नेगेटिवली, और आज भी हम ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पर ही काम कर पा रहे हैं। इसमें रिस्क फैक्टर आज भी बहुत ज्यादा है। अब इस पे आपका क्या विचार है? क्या इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, keep learning and keep growing. Jai Hind!